नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी इन्फो में। दोस्तों, अगर आज मैं आपसे कहूं कि ये युद्ध सिर्फ मिसाइल और बम का नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य को बदल देने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, ईरान ने इस युद्ध को रोकने के लिए 6 ऐसी शर्तें रख दी हैं, जिनको मानना इजराइल और अमेरिका के लिए नामुमकिन सा लगता है। अगर अमेरिका और इजराइल इस शर्त को मानते हैं, तो एक तरह से उनकी हार मानी जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या ये युद्ध रुकने वाला है या और खतरनाक होने वाला है, और क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकता है? दोस्तों, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि ये युद्ध आने वाले समय में हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 में भी तब्दील हो जाए। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान सच में युद्ध जीत रहा है या सिर्फ स्ट्रेटेजी गेम खेल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का 5 दिन का पॉज क्या दिखाता है? डील है या एस्केप प्लान? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? ये सभी चीजें आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हो वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, मेरे ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हम अच्छे ट्रैक पे हैं और आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आ सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं पूरी डिटेल में। दोस्तों, आसान भाषा में समझते हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1989 के बाद से ही ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल के बीच का टकराव चलता रहा है। ये जग जाहिर है। ईरान अमेरिका और इजराइल के हमेशा खिलाफ रहा है, क्योंकि इजराइल हमेशा से मानता है कि उसके आसपास के जितने भी उग्रवादी संगठन हैं, उसको ईरान सपोर्ट करता है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए, इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। इसलिए इजराइल नहीं चाहता कि उसके आसपास किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हो। वो इजराइल अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट मानता है, इसलिए इजराइल हमेशा से ईरान के खिलाफ रहा है। बात करें अमेरिका इजराइल, जो कि ईरान को कमजोर करना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि इनके पास ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हो, न्यूक्लियर बॉम्ब हो। अमेरिका और इजराइल को लगता है कि ईरान हमेशा से जो आतंकवादी ग्रुप हैं, चाहे हुती हो, हमास हो या अन्य आतंकवादी ग्रुप हो, उनको फंडिंग करता रहा है, सपोर्ट करता रहा है इजराइल में टेररिज्म फैलाने के लिए। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये आगे जांच का विषय है, लेकिन घटनाक्रम यहीं से चलती है कि इजराइल इसी वजह से अटैक करता है ईरान पर कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके, न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट ना बन सके। और अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है, क्योंकि अमेरिका खुद भी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में किसी के पास न्यूक्लियर पावर हो और मिडिल ईस्ट सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट से अमेरिका को भर भर के डॉलर्स मिलते हैं मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए। चाहे बात करें कतर की, वहां अमेरिका ने अपने सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बना रखा है। चाहे बात करें यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, और चाहे बात करें दुबई, इन सब की सुरक्षा एक तरीके से अमेरिका ने उठा रखी है। लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका खोखला हो चुका है, अमेरिका के बस के अब कुछ रही नहीं, क्योंकि जैसे ही ईरान पे अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, ईरान ने खुले तौर पे कहा कि जो भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकाने वो वहां हमला करेगा, और उसने यही किया। मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के ठिकाने थे उन सभी पे हमले किए, चाहे वो दुबई में हो, यूएई में ही हो, कतर में हो, हर जगह उसने हमले किए। और अब ये टकराव खुलकर सामने आ चुका है दोस्तों, और एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले चुका है। इस युद्ध में अमेरिका इजराइल के साथ साथ कुछ यूरोपीय देश भी आ चुके हैं, जिससे कि ये डर है कि ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए। ईरान की तरफ से अभी साफ तौर पे तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन इसके साथ चाइना, रसिया, ऐसे कंट्रीज हैं जो इसको बैक सपोर्ट जरूर दे रहे हैं। तो अब दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आखिर हुआ क्या। इजराइल और अमेरिका ने खूब भर भर के गोले बारूद बरसाए और ईरान को एक तरीके से तहस नहस कर दिया। ईरान के प्रमुख लीडर्स को मार दिए, सैन्य अधिकारियों को मार दिए, लेकिन ईरान अभी भी खड़ा है, क्योंकि वो अपना फोर्स सक्सेसर स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने संविधान में निश्चित कर दिया था कि ये फोर्स सक्सेसर स्ट्रैटेजी लागू रहेगी अगर ईरान के बड़े नेता मारे जाते हैं। और ईरान अब खुले तौर पे पूरे मिडिल ईस्ट में हमले कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनको क्या करना है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पता ना हो कि ये फोर्थ सक्सेसर स्ट्रैटेजी क्या है, तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जाके वीडियो देखें, आपको डिटेल में मालूम चलेगा कि ईरान की फोर्थ सक्सेसर स्ट्रैटेजी क्या है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हाल ही की घटना है, जैसे कि ईरान ने इजराइल के शहर राद और डिमोना पर बहुत बड़े स्तर पर हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए दोस्तों, और हजारों लोग घायल हुए हैं, और बड़े स्तर पर जान और माल का नुकसान हुआ है। इजराइल लोगों को दिखाता फिर रहा है कि ईरान ने जो सिविलियन क्षेत्र है ईरान इजराइल के, वहां हमले करके सिविलियन को मारा है,
लेकिन दोस्तों सच तो ये भी है ना कि अमेरिका और इजराइल ने भी मिलकर ईरान के ऐसे ऐसे अड्डों पे और ऐसे जगहों पे हमले किए जहां पे ईरानियन मारे गए हैं। तो युद्ध में दोनों तरफ से सैन्य अड्डे भी टारगेट होते हैं और सिविलियन इलाके भी टारगेट होते हैं। युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी युद्ध हो रहा है और युद्ध भविष्य में होगा और पास्ट में भी हुआ है। और साथ ही साथ इजराइल ने यह भी माना है कि उसके डिफेंस सिस्टम भी कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम जो ईरान के ड्रोन्स हैं और मिसाइल है उनको 100% नहीं रोक पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कोई भी ड्रोन कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। और ईरान जब हमले कर रहा है तो भर भर के ड्रोन्स मिसाइलें एक साथ इजराइल पे और अदर कंट्री पे फेंक रहा है। तो सपोज करो कि एक साथ 100 ड्रोन्स या 100 मिसाइलें ईरान इजराइल पर फेंक दे, तो आयरन डोम कितना रक्षा करेगा? मान लो 98, 99, 99% भी अगर एक्यूरेसी की बात करें तब भी एक मिसाइल या ड्रोन बच के उन शहरों को टारगेट कर सकता है जहां पे या तो मिलिट्री बेस हो या फिर सिविलियन इलाके हो। तो ऐसे में नुकसान होना निश्चित है दोस्तों ईरान ने साफ कहा है कि युद्ध तब रुकेगा जब ईरान की 6 बातें मान ली जाएगी। तो दोस्तों 6 पॉइंट क्या है? पहला, कि भविष्य में युद्ध नहीं होगा, इसकी पक्की गारंटी दे अमेरिका और वर्ल्ड। और साथ ही साथ दोस्तों अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेसेस है मिडिल ईस्ट में, उस सभी मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपने सैन्य अड्डे हटाए। जितना भी नुकसान हुआ है ईरान का अमेरिका और इजराइल के द्वारा, उस सभी का हर जाना भरा जाए। और साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में चल रहे युद्ध को खत्म हो, स्टेट ऑफ हार्मोज के लिए नए नियम लागू हो जो ईरान तय करे। और सबसे महत्वपूर्ण, कि ईरान के खिलाफ जिन मीडिया संस्थानों ने गलत नैरेटिव चलाया है उन पर एक्शन हो और उनको बैन किया जाए। तो दोस्तों ये ईरान के 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अमेरिका और इजराइल के लिए मानना यानी खुद की हार स्वीकार करना जैसे है। तो ये एक तरीके से नामुमकिन ही लगता है कि इस 6 पॉइंट को अमेरिका इजराइल मानेंगे। तो लगता नहीं कि हाल फिलहाल में ये युद्ध रुकने वाला है। यानी ये सिर्फ सीज फायर नहीं दोस्तों, ये पूरे गेम को बदलने की कोशिश चल रही है ईरान की तरफ से और अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश चल रही है ईरान की तरफ से कि इस युद्ध को हम जीत रहे हैं और एक बड़े वर्ल्ड पावर को नाको चने चने चबवा दिए, उनको घुटने पे ला दिया। अमेरिका इस समय इस युद्ध में अपने आप को बौना साबित होता देख रहा है। दोस्तों हाल ही में ट्रंप का बड़ा फैसला देखने को मिला जो कि सबको चौंकाने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के लिए हमले रोक दिए और एक पॉज दे दिया, सीज फायर कर दिया। और उनका कहना है कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और आने वाले समय में ईरान के साथ डील हो सकता है और युद्ध स्थगित हो सकता है, युद्ध रुक सकता है। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट यहीं से आता है, ईरान ने साफ कहा है कि कोई बातचीत नहीं हुई है अमेरिका और इजराइल के साथ में। तो दोस्तों इसमें अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है ये तो जग जाहिर है। पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो कितने झूठ बोले थे, कितने प्लेन क्रैश करवाए थे इंडिया और पाकिस्तान के, और कितनी बार बोला उन्होंने कि इस युद्ध को मैंने रुकवाया। लेकिन इंडिया ने एक बार भी नहीं माना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई युद्ध रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप को आना चाहिए और ये भी बताना चाहिए, जब उनके खुद देश में इतनी नुकसान हो रहा है, ये खुद युद्ध लड़ रहे हैं, तो उनको खुद सामने आके बताना चाहिए कि आखिर मेरे फाइटर जेट कितने मारे गए, मेरे सैनिक कितने मारे गए और अब तक कितना रिसोर्सेस यूज हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। ऑयल प्राइस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इस युद्ध के कारण। स्टेट ऑफ हार्मोज बंद होने का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। चाहे इंडिया के लिए स्टेट ऑफ हार्मोज जरूर खुल गया है, इंडिया के जितने भी ऑयल टैंकर है वो जरूर आ रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अभी भी खतरा बना हुआ है। अब असली गेम समझते हैं दोस्तों, ईरान क्या कर रहा है। ईरान पहले हैवी मिसाइल अटैक कर रहा था, अब टारगेटेड स्ट्राइक कर रहा है। दावा है दुश्मन के आसमान पर कंट्रोल का। इसका मतलब ईरान पहले से तैयार था। ईरान ने साफ कहा था कि वो 20 साल से अमेरिका को युद्ध लड़ते हुए देख रहे हैं और उन्होंने इसी दिन के लिए ये सारी चीजें सीखी हैं और वो अमेरिका को इतनी आसानी से बख्शने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने ये गलती कर दी है ईरान पे स्ट्राइक करके और उनके बड़े नेताओं को मार के, बड़े सैन्य अधिकारियों को मार के, क्योंकि ईरान के पास होने के लिए बचा कुछ नहीं है, लेकिन ईरान को पाने के लिए बहुत कुछ है। इस युद्ध में ईरान अपनी साख के लिए लड़ रहा है और अमेरिका इस जंग में फंस चुका है दोस्तों। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस जंग से वो निकले कैसे। अगर वो इस जंग से निकलता है तो उसकी हार मानी जाएगी और नहीं निकलता तो पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रही है, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रहा है।
अब असली रणनीति समझते हैं दोस्तों। ईरान का टारगेट है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट के सभी देशों से बाहर निकाल देना, इजराइल को डिफेंसिव बनाना और साथ ही साथ ओइल रूट पर कंट्रोल करना। और सबसे बड़ा सवाल, युद्ध को मिलिट्री से हटाकर दोस्तों इकोनॉमी प्लस लीगल प्लस मीडिया वॉर में तब्दील कर दिया गया है। अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहती है तो दुनिया के लिए बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है। पूरे दुनिया के लिए ऑयल प्राइस बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है पूरे वर्ल्ड में, और साथ ही साथ ग्लोबल रिसेशन का भी खतरा बढ़ जाएगा दोस्तों। अमेरिका की पावर कमजोर हो सकती है, जो कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। अगर ये युद्ध हार गया तो अपनी बादशाहत खो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों तेल महंगे हो सकते हैं क्योंकि भारत अपने जरूरत का 80% ऑयल इंपोर्ट करता है। साथ ही साथ एलपीजी संकट आ सकते हैं क्योंकि आने वाले समय पे आप लोगों ने देखा था पिछले कुछ हफ्तों में कि एलपीजी क्राइसिस इंडिया में देखी जा रही थी। होटल्स और रेस्टोरेंट में एलपीजी गैस नहीं मिल रहा था। इसका बहुत बड़ा असर ट्रेड पर भी पड़ सकता है क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट लंबे समय के लिए डिस्टर्ब रहा तो पूरा ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो सकता है और वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है भारतीयों की सुरक्षा का, क्योंकि गल्फ में काम करने वालों की संख्या लाखों में है। अगर ये युद्ध लंबे समय तक खींचता है, ये युद्ध वर्ल्ड वार में तब्दील होता है, तो सबसे बड़ा जो वहां काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा है, उनको निकालने का भी खतरा, उनके रहने का खतरा। आज के समय में इंडिया बहुत ही सूझबूझ से काम कर रहा है। चाहे बात करें डिप्लोमेसी की, तो इंडिया डिप्लोमेसी हर देश के साथ मजबूत कर रहा है। एक बैलेंस डिप्लोमेसी के साथ ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है, और अपने हित में काम कर रहे हैं। जो उसके जनता के लिए सही है वो काम कर रहे हैं। वो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, हाँ, स्टेट ऑफ हार्मो से वो गैस इंपोर्ट कर रहा है, और उसके जितने भी तेल टैंकर है वो सभी के सभी जहाज इंडिया आ रहे हैं। यानी एक तरह से भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। दोस्तों इसमें बात करें कि भारत के लिए खतरा भी है और साथ में साथ मौका भी, तो भारत इस चीज को किस तरीके से बुनाता है अब ये भारत पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये युद्ध सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल का नहीं है, ये लड़ाई है भविष्य में मिडिल ईस्ट को कौन कंट्रोल करेगा। आज तक अमेरिका कंट्रोल करता हुआ आ रहा था, लेकिन अगर ये युद्ध ईरान जीत जाता है तो दुनिया के रूल्स बदल सकते हैं दोस्तों, जहां पावर ग्राउंड रियलिटी से तय होगी, ना कि किसी के नाम से, किसी के सुपर पावर होने से। जो रियलिटी में मजबूत होगा वो मजबूत होगा, और जो वीक होगा वहां वो वीक होगा। अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि ईरान सच में ग्लोबल पावर बनता जा रहा है या ये सिर्फ स्ट्रेटजी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही डीप एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।